अब देखो ये सवाल रिपीट कैसे होता है, ये 2011 में आया हुआ सवाल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2014 में, यूपीएसआई मेन 2014 का सवाल देखो। आत्मरक्षा आगे ना थीम, जो 2011 में आत्मरक्षा थीम थी, वही यहाँ पे सेम आपको ये थीम देखने को मिलेगी, आत्मरक्षा 2014 में। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, लूट चोरी आदि अपराध से प्रतिरक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पे आंसर तो है आपका उपरोक्त सभी, है ना। अगर आपने 2011 में थीम अगर समझ ली होती कि थीम होती है आत्मरक्षा, आत्मरक्षा अगर कहीं पे भी है तो उसको मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, उसकी सारी टेक्निकल नो हाउ जान लूँ कि आत्मरक्षा ये होता है, ये उसमें सेक्शंस होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, सब जान लेता मैं। तो अब 2011 में ये सवाल रिपीट हो गया, मेरे से ये छूटता नहीं, मैं बड़ी आसानी से इसको आंसर कर देता, है ना। अब ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से थीम बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कि एक ईयर में आत्मरक्षा कोई थीम थी, उसी को लेके ये अगली ईयर में बस उसमें क्या करेंगे, ऑप्शन चेंज कर देंगे, आत्मरक्षा से रिलेटेड ही कुछ और पूछ लेंगे, और वही इन्होंने किया यहाँ पे। अब ये तो हो गया कि थीम बेस्ड रिपीट होता है सवाल। एक और है, शिफ्ट वाइज भी रिपीट होता है सवाल। देखो ये आत्मरक्षा का जो अधिकार इन्होंने पूछा है 98 क्वेश्चन में, ये एक शिफ्ट में आया हुआ है यूपीएसआई में 2014 में। उसी एग्जाम में अगली शिफ्ट में इन्होंने क्या किया है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आत्मरक्षा की जगह पे प्राइवेट प्रतिरक्षा वर्ड डाल दिया, जो कि सेम है, कुछ कोई कोई अलग मीनिंग नहीं है। आत्मरक्षा और प्राइवेट प्रतिरक्षा सेम मीनिंग है, कोई अलग नहीं है। इसमें क्या हो गया, पर्सनल इम्यूनिटी हो गया इसका मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा का, और आत्मरक्षा का मतलब हो गया सेल्फ डिफेंस। सेम वही है, मीनिंग वही है, सब कुछ वही है। अब इन्होंने क्या किया, ऑप्शन भी रिपीट कर दिए हैं, जो अगर ध्यान से अपने बोध से कॉन्शियस से लॉजिकली अगर देखेगा तो उसको ये भी पता चलेगा कि उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन भी रिपीट किए हैं। देखो पहले ऑप्शन में देखो, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, पहले ऑप्शन में है ना, इन्होंने बस उसमें क्या किया, वन वर्ड डाल दिया शरीर से, उसमें तीन चार मतलब उसमें एक लाइन दे दी ऑप्शन की। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड डाल दिया शरीर से, बस और कुछ नहीं किया है। थर्ड ऑप्शन देखो, सी चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, यहाँ पे संपत्ति से, यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड डाल दिया, चोरी से ही रिलेटेड संपत्ति से एक वर्ड डाल दिया, सिंपल, और कुछ नहीं किया है। अगला क्या है, शरीर और संपत्ति दोनों से, इनमें से बोल दिया कि ये दोनों है ना, सिंपल है। ये अगर किसी ने पीवाईक्यू किया हुआ है 2014 का तो बड़ी आसानी से लगा देगा वो, इसको समझ गए कि आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा, पर्सनल इम्यूनिटी सेम है वर्ड, कुछ नहीं है उसका मतलब, वो सिंपल लगा देगा, सी है भाई इसका आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये अब बात आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गई होगी कि किस तरीके से थीम बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं अगली साल में। बस उनके क्या होता है, ऑप्शन चेंज मिलेंगे आपको, लैंग्वेज चेंज मिलेगी, है ना। उसी वर्ड को किसी और तरीके से आपको लिख के दे दिया जाएगा और वही चीज़ सेम पूछ ली जाएगी। अगली बात पे चलते हैं। अगला मैंने ये बताया था आपको कि शिफ्ट वाइज भी पेपर में क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेंगे। एक शिफ्ट में कुछ पूछा गया, दूसरी शिफ्ट में उसी से ही रिलेटेड वही थीम होगा और उसमें थोड़े से चेंजेस करके ये क्या कर देंगे, उसी को ही पूछ लेंगे, ताकि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा सहज हो जाए, स्मूथ हो जाए वो, है ना। बच्चे को ये ना लगे कि इस शिफ्ट में तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन पूछ लिए थे और इस वाली शिफ्ट में बहुत अच्छे सवाल पूछे, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत आसान सवाल पूछ लिए इन्होंने, ऐसा ना हो। इस वजह से जो आपका एग्जामिनर है उसका माइंडसेट ऐसा रहता है कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करूं कि बच्चे को ऐसा ना लगे, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपका थीम बेस्ड भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और मैक्सिमम आपका मैं सच बताऊं तो जीके जीएस और इन सब में यही प्रोसीजर को फॉलो करता है। जो एग्जामिनर होता है वो सेम यही प्रोसीजर को फॉलो कर रहा होता है मैक्सिमम टाइम। ये आपने जान लिया, ये चीज़ें हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन में सिखाई जाती हैं, वहाँ पे ऐसा बहुत होता है। यहाँ पे वनडे एग्जाम में नहीं सिखाया जाता, जो सिखाते हैं वो बच्चे एज लेके आगे बढ़ जाते हैं और जीएस में भी बहुत अच्छा खासा स्कोर करते हैं वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे ये चीज़ें बहुत कम सिखा रहे हैं। टीचर क्या कर रहे हैं कि वो बस रट्टू तोता बनाए जा रहे हैं जीएस में, जबकि अब के टाइम में एग्जाम में ऐसा रह नहीं गया है। अब के टाइम में अगर तुम लॉजिकली खुद से एफर्ट नहीं डालोगे, सोचोगे नहीं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क गैस वर्क नहीं करोगे, थोड़ी अपनी खुद की रिसर्च नहीं करोगे, खुद की प्रिपरेशन नहीं करोगे अपना दिमाग लगा के, तब तक आप इस वाले एग्जाम में या फिर जीके जीएस में आप एज और लोगों से नहीं पा सकते, आप भी उसी गधा रेस में शामिल हो गए, अगर मैं सच बताऊं तो। अब देखते हैं, देखो अगली कैटेगरी पे चलते हैं। एक अच्छे टीचर की जिम्मेदारी ये भी है कि उनको ऐसी चीज़ें भी बताई जाएं जिससे जल्द से जल्द तुम कंपटीशन में कैसे और लोगों से एज पाओगे। क्योंकि यार आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आजकल लाखों में करोड़ों में फॉर्म्स पढ़ते हैं और बहुत बहुत टाइम लग जाता है लोगों को सिलेक्शन लेने में, बहुत बहुत उम्र हो जाती है। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें आप लोगों को मिले जिससे आप बहुत जल्द सिलेक्शन ले पाओ, और जो
चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं उनको बहुत आसानी से आप हटा सको, और जो रेलेवेंट है उनको इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ में, अपनी प्रिपरेशन में। मेरी यही कोशिश रहने वाली है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग एक नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अब देखो एक और टॉपिक, मतलब कि एक और थीम, दहेज अपराध, है ना। अब इसके दहेज अपराध को लेके उन्होंने एक और कैसे रिपीटेशन किया है एग्जाम में, ये सवाल आया हुआ है आपका 2011 में। दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? मतलब ये है कि विवेचना का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है ये पूछ रहे हैं इसमें। थाना प्रभारी, थाना प्रभारी का मतलब होता है आपका एसएचओ, जो आपका स्टेशन हेड जो होता है उसको थाना प्रभारी बोलता है। तो उपाधीक्षक है एक इसमें, पुलिस उपाधीक्षक, जिसको बोलते हैं आपका डीवाईएसपी, सीओ बोल देते हैं या डीवाईएसपी, कुछ भी बोल दो आप, उसको पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं। डिप्टी एसपी जो होता है तो उसके द्वारा की जाती है। इसमें सी आपका ऑप्शन होगा। अगर कोई भी व्यक्ति 2011 का पीवाईक्यू करके जाता है ना, और उसमें इसको थीम मानता है, दहेज अपराध को एक थीम मान ले वो, कि दहेज अपराध से कोई भी सवाल आ सकता है आने वाले साल में, तो अब वो क्या करेगा, दहेज अपराध से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब पढ़ लेगा वो, है ना। जैसे ये एक बुक है, मैं इसको यहाँ पे ना आपके पेन कर दूंगा या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस बुक को, तो वहाँ से जाके आप इसको खरीद सकते हो, ये जो बुक है। तो इसमें ये दहेज प्रथा से लेके उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। यहाँ पे देखो 304 भी सेक्शन में होता है ना। ये कुछ और भी उसकी डिटेलिंग है, वो सारी यहाँ पे इन लोगों ने बताई हुई है इसमें। अब उसने पीवाईक्यू यहाँ से कवर कर लिया कि दहेज प्रथा एक थीम है, इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो उसने वो सेक्शन और बाद बाकी जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो बच्चा यहाँ से प्रिपेयर कर लेगा। अब देखो 2017 में सेम रिपीटेशन आया है, इस सवाल को पढ़ना आप, ये 2017 में आया है, यूपीएसआई बैच 2, 16 दिसंबर 2017 में आया ये। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत, उसमें दहेज कुछ और था, यहाँ पे बस थोड़ा सा ही अंतर कर दिया है। देखो यहाँ पे क्या पूछा था, दहेज अपराध, और यहाँ पे इन्होंने मौत लगा दिया, अपराध की जगह पे मौत लगा दिया, छोटा सा ही अंतर किया है बस। जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है, यहाँ पे उन्होंने कितने वर्ष की सजा के बारे में पूछ लिया है। वहाँ पे ये पूछा था कि इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा होती है, और यहाँ पे ये पूछ लिया है कि सजा कितने वर्ष की होती है। बस सिंपल सा उन्होंने थोड़ा सा ही चेंज किया है और ये ऐसे ही रिपीट करके दे दिया। मतलब कि अगर आप दहेज अपराध से रिलेटेड चीज़ें पहले ही पढ़ लेते पीवाईक्यू में देख के, उसको एक नोट डाउन कर लेते, नोट्स बना लेते दहेज अपराध के ऊपर, उसकी सेक्शन, उसके बारे में और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी ले लेते, और देन फिर ये रिपीट ऐसे करके हो जाते हैं। तो आप बड़ी आसानी से ऐसे करके उस सवालों को टैकल कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में पीवाईक्यू ही इधर उधर करके आ रहे होते हैं, ऐसा ही होता है। मूल विधि हो या फिर जीके जीएस हो, उनमें सब में ऐसा ही होता है। मैं पूरी की पूरी सीरीज चलाऊंगा अभी पीवाईक्यू की, यूपीएसआई के लिए, ये 40 डेज़ के लिए मैं ऐसे ही चीज़ें लेके आ रहा हूँ। इसमें पीवाईक्यू सीरीज मेनली होगी, मेनली फोकस मेरा पीवाईक्यू पे होगा, तो वो मैं चलाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे 40 दिन के लिए बने रहिए। मैं आई गारंटेड कि मैं आपके कम से कम, अगर आपका स्कोर अभी मॉक में आ रहा होगा 70%, तो मैं इसको 90 तक लेके चला जाऊँगा, बशर्ते कि आप लोगों ने पिछले दिनों में मेहनत की हो। 4 से 5 घंटा आप कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहे हो, या वीकली आप 40 आवर्स के समथिंग पढ़ते रहे हो, तो मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों को कि आप बने रहोगे, तो मैं यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊँगा, और उससे ही मैक्सिमम आप 90% पेपर जीएस और जीके वगैरह से रिलेटेड और ये मूल विधि से रिलेटेड आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो अब यही सवाल 2021 में है। ये देखो, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के वजह अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। इसमें उन्होंने वर्ष पूछ लिया। ठीक है, और वही रिपीटेशन, कुछ है नहीं इसमें, इन्होंने इसमें वर्ष पूछ ली। तो ऐसे ही करके आप लोग देख चुके होंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर का माइंडसेट होता है और किस तरीके से वो क्वेश्चन को फ्रेम करता है, किस तरीके से सेट करता है। तो कमेंट में आप लोग अब मेरे को बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आज आप लोगों को बताया पढ़ाया वो कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, और आप लोग इस तरीके की वीडियो चाहते हो नहीं चाहते हो, वो जो भी आप लोगों को बताना है वो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और इसी तरीके की सीरीज़, एक कोई सीरीज़ मैं प्लान करूँ और उसको आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो इस तरीके का भी अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे मेरे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आप, फिर मैं प्लान करूँगा और प्रॉपर 40 दिन उसी तरीके से फ्रेमवर्क बना के मैं ये अपनी सीरीज़ आप लोगों के लिए पेपर तक कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये पढ़ाना मेरा अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, इससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और आप कमेंट में मुझे बताओगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे आगे की जो भी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो अप करने में मेरे को भी बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।